गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है हुमायूं। हुमायूं बाबर का पुत्र था और आप लोग जानते होंगे कि हुमायूं मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और उसने भारत में 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसके कारण बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, 4 युद्ध वो लड़ता है। और उसकी एक महत्वपूर्ण आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसने तुर्की भाषा में लिखा था, उसने तुर्की भाषा में लिखा था। अब बहुत सारी बातें युद्ध से संबंधित, परिस्थितियों से संबंधित, अपने जीवन के बारे में बहुत सारी बातें उसने अपने बाबरनामा में लिखा था। और बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं 18 वर्ष की अवस्था से ही युद्ध में भाग लेना शुरू कर देता है और 23 वर्ष की अवस्था में 29 दिसंबर 1530 में सिंहासनारूढ़ होता है। कब होता है? 29 दिसंबर 1530। और उसका जन्म कहाँ हुआ था? उसका जन्म काबुल में हुआ था। काबुल में 6 मार्च 1508 में हुमायूं का जन्म होता है। और हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पूल ने कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा करके ही उसके प्राणों का अंत हो गया। हुमायूं का जो कैरेक्टर था, जो चरित्र था, वह बड़ा ही संदेहात्मक पूर्ण था, या ये कह लीजिए कि अव्यवस्थित था। उसका जीवन जो है अव्यवस्थित था। जब उसको युद्ध में होना चाहिए था तब वो रंग महल में रहता था और एक छोटा सा युद्ध कर लेता था, तो उसमें उतना वो मस्त हो जाता था कि वह फिर रंग महल में आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करने लगता था और भूल जाता था कि मुझे आगे भी युद्ध करना है और अपने साम्राज्य को बचाए रखना है। यह सब बातें भूल करके और विलासितापूर्ण वो जीवन जीने लगता था। तो यह जो है उसका यह कह लीजिए कि सूझबूझ वाला जीवन उसका नहीं था। वह दूरदर्शी नहीं था। वो पाँव के नीचे देखता था, वो बहुत दूरी तक नहीं देख पाता था, जैसा कि उसका पिता था। बाबर जो है वह कुशल सेना नायक था, लेकिन हुमायूं में यह चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। 6 मार्च 1508 को उसका जन्म हुआ था। और हुमायूं 23 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर विराजमान होता है। और जब वह गद्दी पर विराजमान होता है तो बहुत सारे अड़चन उसके साम्राज्य में, विपरीत परिस्थितियां उसके सम्मुख आ खड़ी होती हैं। और जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो सबसे पहले तो उसकी पिता के द्वारा खड़ी होती हैं। यह थोड़ा सा और बता दें आप लोगों को
कि जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने ये माना है कि जब काबुल से हुमायूं को बाबर ने बुलाया तो वो जून के महीने में वो आता है आगरा में, और यहाँ बहुत बीमार पड़ जाता है। और बीमार जब पड़ जाता है तो बाबर को बहुत चिंता हुई, और एक दिन वो जब हुमायूं सैया पर लेटा हुआ था, बीमार था, तो बाबर जो है वो उसके सैया के चारों तरफ घूमता है और वो कहता है कि मैंने ले लिया, मैंने ले लिया। और फिर होता क्या है कि बाबर जो है वह धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है और हुमायूं ठीक होने लगता है, और अंत में जो है 26 दिसंबर 1530 को जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। और इस बात को छुपाया जाता है, लेकिन आर्यास खां जो है एक सरदार था, उसने कहा कि नहीं, ये बताना ज़रूरी है और हुमायूं का सिंहासनारूढ़ होना, राज्यारोहण होना हुमायूं का ज़रूरी है। और फिर जो है बात ये उजागर की गई कि बाबर दरवेश में चला गया है, और फिर जो है हुमायूं का राज्यारोहण आगरा में होता है। और जो कठिनाइयां हैं वो कई तरीके से हैं। पहले तो हम देखते हैं कि बाबर से प्राप्त कठिनाइयां, जो उसका पिता था उससे क्या उसको कठिनाइयां मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं असंगठित साम्राज्य की प्राप्ति। जो बाबर द्वारा साम्राज्य हुमायूं को मिलता है वह कैसा था? असंगठित था। और ऐसा था कि एक रसब्रुक इतिहासकार ने कहा है कि बाबर का साम्राज्य युद्ध के समय ही संगठित रह सकता है, सामान्य परिस्थितियों में वह जो है संगठित नहीं रह सकता है। तो यह सबसे बड़ी कमजोरी कि जो बाबर के द्वारा उसको साम्राज्य प्राप्त होता, उसमें असंगठित साम्राज्य था। कैसा था वो? असंगठित था। शांति काल में तो वह एक रह ही नहीं सकता था, क्योंकि तमाम सरदार, कुछ राजपूत राजा, उधर बहादुर शाह गुजरात का, इधर जो है अफगानी शासक आपका जो है शेर खां बिहार का शासक, ये जो है मौका पाने पर अपना जो है स्वतंत्र होने और भारत पर, दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करना चाह रहे थे। उसके बाद दोषपूर्ण शासन प्रणाली। बाबर जो था वह एक कुशल सेना नायक था, एक कुशल सेना नायक था और एक बहादुर सैनिक था, लेकिन वह कुशल शासक नहीं था। उसमें शासक की जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो एम्परर की जो क्वालिटी होनी चाहिए, वह क्वालिटी नहीं थी। इसी के कारण वह जब उसकी मृत्यु होती है तो साम्राज्य में उथल पुथल शुरू हो जाता है और रिक्त राजकोष। जब बाबर का देहावसान होता है तो राजकोष जो था वह बिल्कुल रिक्त था। उसमें जो धन संपदा, जो रुपया, जो आर्थिक कोष था वह बिल्कुल शून्य था। और इधर अफगानों की समस्या, चूंकि बाबर ने जो है वो अफगानों को तो पराजित किया था, उनका मान मर्दन किया था, लेकिन उनको पूर्ण रूप से उनका दमन नहीं किया था। उनका पूर्ण रूप से दमन नहीं किया था। और आप ध्यान रखेंगे आप लोग कि बाबर आता है तो काबुल में रहता है। बाबर जब आता है
तुर्कमेनिस्तान से, तो वो कहाँ रहता है? काबुल में। और काबुल में उसने कहा था कि अपने बाबरनामा में लिखा है कि काबुल एक तरीके से गरीब स्थान है, बिल्कुल अर्थ की दृष्टि से शून्य है। यहाँ किसी प्रकार का ऐसी चीज़ नहीं है जिससे अर्निंग की जाए, जिससे जो है अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और इसी के कारण अफगान जो थे, अफगानों में क्या था? अफगानों में शेर खान था, और वो कहाँ का शासक था उस समय? बिहार का। और शेर खान जिसे जो बाद में शेर शाह बनता है, तो वह भी बहुत मजबूत था। उसके बाद हम लेते हैं साम्राज्य का भाइयों में विभाजन। चूंकि जब बाबर मृत्युशैया पर था, तो उसने अपने हुमायूं से कहा था कि अपने भाइयों का ध्यान रखना, पूरी जनता प्रजा जो है वो मैं तुमको सौंप करके जा रहा हूं। और वो हुमायूं 4 भाई, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, और उसने साम्राज्य का भाइयों में जो है वो विभाजन करता है। और उसमें काबुल और कांधार, काबुल और कांधार कामरान को देता है। किसको देता है? कामरान को देता है। और अस्करी को संभल, अस्करी को क्या देता है? संभल। और हिंदाल को अलवर, हिंदाल को अलवर, और स्वयं जो है गद्दी पर वो विराजमान था ही। तो ये तो था जो है बाबर से प्राप्त कठिनाइयां। अब हम देखेंगे परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न कठिनाइयां, जो परिस्थितियां उस समय की थी, उसके कारण क्या कठिनाइयां? तो मुगलों को विदेशी समझना। इसमें हम पहले देखेंगे कि मुगलों को विदेशी समझना। जो भारतीय जनमानस था, जो भारतीय राजा थे, चाहे वो राजस्थान के रहे हों, गुजरात के रहे हों, बंगाल के रहे हों, मध्य भारत के रहे हों, वो सब जो है चूँकि मुगल विदेशी थे, मंगोलिया से आए थे। और बाबर क्यों छोड़ के आता है? क्योंकि वहाँ उज़्बेक और उसके जो परिवार वाले थे वो सब जो है उसको बेदखल कर दिए थे, तब वो यहाँ पर आया था। और यहाँ पर आता है तो उसको जो भारतीय नरेश थे, कोई भी आदमी किसी विदेशी को अपने यहाँ शासक नहीं बना सकता है, उसको मन से स्वीकार नहीं कर सकता है। और वही स्थिति हुई उस मुगल, चूँकि वो मुगल थे इसलिए उनको यहाँ पर जो है हुमायूं वही था। तो हुमायूं को जो है सभी लोग क्या देख रहे हैं कि ये मुगल है, इसलिए यहाँ पर कोई भी उनको लाइक नहीं कर रहा है, और सब चाह रहे हैं कि इसको जो है दिल्ली की गद्दी छोड़ करके भागे यहाँ से। और दरबारियों के षड्यंत्र, जो दरबारी थे हुमायूं के, वो आपस में षड्यंत्र कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि हुमायूं जो है गद्दी से उतर जाए, क्योंकि हुमायूं को उसके भाइयों द्वारा सपोर्ट नहीं मिलता है। कामरान, अस्करी, हिंदाल जो हैं वह भी आपस में लड़ते, वो चाहते हैं कि भाई जो है वो हुमायूं गद्दी से उतरे, हम लोग गद्दी पर बैठें। यह स्वाभाविक सी बात है। देखिए, जो गद्दी है, जो सिंहासन है, वह हर आदमी के अंदर लालच पैदा करता है कि मैं जो है गद्दी पर बैठूं। संबंधियों द्वारा सहयोग, तमाम संबंधी थे, वह भी हुमायूं का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए हुमायूं जो परिस्थितियां थीं हुमायूं के विपरीत थी, हुमायूं के विपरीत। और हुमायूं का स्वयं का स्वभाव और चरित्र, अगला जो कारण है
वो हुमायूं का स्वयं का चरित्र और स्वभाव। इसके पहले मैंने बताया थोड़ा सा कि हुमायूं का स्वभाव ऐसा था, अगर वो एक युद्ध जीत लिया, कालिंजर का घेरा, कालिंजर का जैसे चौसा का युद्ध, और हुमायूं का जो कार्यकाल है उसको दो भागों में 1530 से 1540। अब 1530 से 1540 कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है, जिसमें उसको पराजित करता है शेर शाह। और वह जब पराजित होता है तो शेर शाह फिर जो है वो दिल्ली, और दिल्ली से सरहिंद, और सरहिंद से भी उसको शरण नहीं मिलती है तो फिर वो कहाँ चला जाता है? काबुल। कहाँ चला जाता है? काबुल। और काबुल से वो ईरान भी चला जाता है। तो हुमायूं का जो शासन व्यवस्था है, हुमायूं को दो भागों में हम देखते हैं, एक 1530 से 1540 और 1555 से 1556। और इसी समय जो है 1542 में हुमायूं की जो पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम, और उसी से अकबर का जन्म होता है 1542 में राणा वीरसाल के महल में, अमरकोट राणा वीरसाल के महल में जन्म होता है। और उस समय बाबर भारत में नहीं रहता है, हुमायूं जो है, हुमायूं भारत में नहीं रहता है। हुमायूं कहाँ रहता है? कांधार। और कांधार से कुछ समय के लिए ईरान भी वो चला गया था। तो भारत से उसका पलायन रहता है, इसलिए इसका कार्यकाल हम दो भागों में देखते हैं, 1530 से 1540, 1555 से 1556। तो आज जो है इतना जो है हुमायूं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। और फिर जो है कल जो है इसके बारे में अगला क्लास जब मैं लूँगा तो हुमायूं के बारे में, विस्तृत बारे में बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।